ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो, जब भी कोई बॉडी जो होती है किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जो कि कितना लगता है? जैसे ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये इसका हो गया सर्कुलर पाथ का, यहाँ पर इसका सेंटर हो गया, मान लेते हैं इसको सी मान लो, ओ मान लो, कुछ भी मान लो, सेंटर हो गया। और यहाँ पर अगर कोई बॉडी जो है, ये एम मास की बॉडी है, इस पे मूव कर रही है, एम मास की बॉडी है, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है। वेलोसिटी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस तुम लोग पढ़े होंगे। वेलोसिटी क्या चीज होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि एक स्पीड जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। यहाँ पर स्पीड तो फिक्स रहेगा। मान लो अगर ये 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, स्पीड सब जगह 10 ही रहेगा, तो उसको हम कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हर पॉइंट पर जो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ के ईच पॉइंट पर डायरेक्शन जो होता है उस बॉडी का, यानी उसका जो स्पीड वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है, हर जगह चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ पर अगर हमने इस बॉडी का डायरेक्शन पता करना चाहा तो क्या किया, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से ये बॉडी अगर मूव करके मान लो यहाँ पर पहुंच गई, तो यहाँ पर हम इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना चाहेंगे तो इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तब इसका हमें पता चल जाएगा कि ये किधर। इसी तरह से अगर मान लेते हैं यही बॉडी यहाँ पे पहुंच गई, तो हम यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ पर पता करना चाहें तो यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख क्या पा रहे हैं कि हर जगह इसकी जो है डायरेक्शन क्या हो रही है, बदलती जा रही है। ये सर्कुलर पाथ का रेडियस आर मान लिया, सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना माने हैं, स्मॉल आर मान लिए, ठीक है। तो ये हर जगह हर पॉइंट पर इनका जो बॉडी है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, ठीक है। यानी कि जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से, तो वहां पर उसकी जो है वेलोसिटी तो स्पीड तो सेम रहेगा। कहने का मतलब उसकी जो भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन जो है चेंज होने के कारण उसकी वेलोसिटी जो है वेरी करती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। When a body moves on the circular path, the velocity of that body changes at every point on the circular path, and the direction of the velocity can be determined by the drawing the tangent at that point. यानी हम लोग कहीं पर भी यहाँ पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो उस पर हमें उस बॉडी का क्या पता चल जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है। तो जब कभी भी ये सर्कुलर पाथ पर घूमेगा तो उसके सेंटर की ओर क्या होता है, ये फोर्स लगता है सेंटर की तरफ। इस सेंटर की तरफ फोर्स लगने वाले फोर्स को ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्री, सेंट्री से मतलब है टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्री और फ्यूगल का मतलब यहाँ पर है टुवर्ड्स, यानी सेंटर की ओर। ऑफ कोर्स तो समझ ही रहे हो, यानी ऐसा फोर्स जो सेंटर की ओर कार्य करता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसकी वैल्यू होती कितनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है ना, हम डिफिनेशन लिख देते हैं, when a body moves on the circular path, circular path with constant speed, स्पीड ही कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी चेंज होता रहता है क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, इसलिए कांस्टेंट स्पीड लिख रहा है। देन a force acts towards the
towards the center of the circular path, जिस सर्कुलर पाथ पर वो बॉडी मूव कर रही होगी, घूम रही होगी, उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। This force is called इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल तुम लोग देखोगे, जो मौत का कुआं होता है सर्कस में, तो सर्कस में मौत के कुआं वाला खेल में वहां देखते होगे कि जो बाइक राइडर्स होता है वो कुएं के अंदर बिना फिसले बिना गिरे काफी स्पीड से उस कुएं के अंदर घूम लेता है। ठीक है, तो वो गिरता नहीं है। रीजन इसका ये है कि जो बाइक राइडर्स है उसके टायर, यानी इसका व्हील का जो वो टायर है, तो टायर और जो जिस कुएं की दीवार पर वो मूव कर रहा है उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होता है। उस फ्रिक्शनल फोर्स से उस मौत के कुएं में वो इजीली जो है घूम लेता है। ठीक है, तो वहां पर कोई जादू नहीं होता है, कोई कमाल की बात नहीं होती है। वहां पर बस बात ये होती है कि जब वो सर्कुलर कुआं का जो है अंदर का शेप जो हो गया सर्कुलर पाथ हो गया, और जब वो घूमता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, यानी उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए। और वो फोर्स कहां से मिलता है? द फोर्स इज ऑब्टेन्ड बिटवीन द by the frictional force between the tires and the surface of the जो भी उसका वो क्या कहते हैं वेल है, कुआं है, उसकी सरफेस में मिल जाता है। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। अगर तुम लोग क्या करो कि जैसे कोई भी बॉल हो या पत्थर हो, उसको रस्सी से बांध कर और उसके बाद उसको ऐसे घुमाओ, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब इस ऐसे ऐसे, या वर्टिकल मतलब ऐसे नीचे से ऊपर। दोनों ही केसेस में अगर वो डोरी टूट जाती है तो जो बॉल होता है या जो भी पत्थर बांधे हो वो इस सर्कुलर पाथ की टेंजेंशियल, जैसे घुमा रहे हो तो इसकी टेंजेंशियल ही बाहर को घुमाता है। जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स उस केसेस में कहां से मिलता है? जो हम लोग डोरी बांधे हुए, जो स्ट्रिंग बांधे हुए, रस्सी जो बांधे हैं हाथ से जो पकड़े हैं, उसके सेंटर की ओर हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य कर रहा है और डोरी का जो टेंशन है वो बाहर की ओर लग रहा है। इसीलिए जैसे ही डोरी टूट जाती है तो वो टेंशन तो बाहर लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लग रहा है, तो वो क्या होता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाता है और वापस चला जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स यही है। ठीक है, when a body moves on the circular path, a force exerts towards the center of the circular path. This force is called centripetal force. ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितना आता है ये हम बता रहे थे कि अगर मान लेते हैं ये जो बॉडी थी या जिसको हम घुमा रहे थे उसका मास स्मॉल m था। ठीक है, और उसको हम v वेलोसिटी से घुमा रहे थे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है? F इक्वल टू, यहाँ पर c भी दिया जाता है थोड़ा सा सीख और सेंट्रीपिटल समझने के लिए, तो F इक्वल टू होता है mv स्क्वायर अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है mv स्क्वायर अपॉन r होता है, जहां पर मैंने बता दिया कि क्या होता है। v जो होता है ये वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी, जो भी हमारा मूविंग बॉडी है उसका वेलोसिटी होता है। m जो होता है मास होता है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। और r जो होती है स्मॉल r, ये क्या होता है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं, इस तरह से हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स जानते हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स तो हुई है। दूसरी चीज देखो, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, ये सभी जो है
अब जनरली तो ये इलिप्टिकल पाथ पे इलिप्ट और सर्किल में अंतर होता है। सर्कुलर पाथ में उसकी रेडियस हर जगह सेम होती है, यानी अगर हमने रेडियस यहाँ पे 10 मीटर लिया है तो ये लेंथ हर जगह 10 ही रहेगी। इलिप्टिकल पाथ थोड़ा अंडे का होता है, इस टाइप से ये एक तरफ से थोड़ा सा चौड़ा रहेगा, ये अंडे का शेप का बनाता है। ठीक है, इधर की थोड़ी सी जो विड्थ होती है कम होती है और इधर की ज्यादा। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ होता है। तो जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ पर मूव करते हैं। केपलर्स लॉ इसी में शायद पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो इलिप्टिकल पाथ पर मूव करता है, तो यहाँ पर हम लोग इसको, चूंकि वो सेंटर की ओर भी एक इसमें फोर्स लगता है, हम लोग मान लेते हैं कि जो एवरेज डिस्टेंस है वो एक सर्कुलर पाथ जैसा ही है। तो जब कोई प्लेनेट किसी क्या कहते हैं स्टार के चारों ओर घूमता है या कोई सैटेलाइट प्लेनेट के चारों ओर घूमता है, तो वहां पर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, जो कि उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल जाता है। जैसे अर्थ जो है सन के राउंड घूमती है, तो उस केसेस में भी क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलता है, कहां से मिलता है? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। इसी तरह से मून इज द सैटेलाइट ऑफ या नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो मून को भी जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो मिलता है मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उससे मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे जब एक डेरिवेशन करेंगे तो वहां पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू mv²/r होता है, जहां पर m जो होता है मास ऑफ द मूविंग बॉडी, e वेलोसिटी, r जो होता है रेडियस ऑफ द रोटेशन। इसके अलावा कोई एग्जांपल दिया जा सकता है? सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ लिए तो फोर्स अगर हम लोग जानते हैं कि जब किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी जो है एक्सेलरेट करती है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था, ये सभी फोर्स किधर लग रहा था? टुवर्ड्स द सेंटर की ओर लगता है। और जब फोर्स लगेगा उस बॉडी में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। ये एक्सेलरेशन फोर्स के ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। इसलिए जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसके सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लगता है। उस केस में एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, कितना होता है वो हो जाएगा। यहाँ से देखो हम लोग फोर्स इक्वल टू क्या पढ़ते हैं? फोर्स इक्वल टू पढ़ते हैं, फोर्स इक्वल टू मास एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ये मास को हटा तो बाकी जो बच गया वही हमारा एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है यहाँ पर आता है v²/r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है? v²/r। नहीं दिख रहा है, यहाँ से देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये v²/r होता है। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ लगता है? ये भी लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, इतना देखो निकाल करता हो गया? यस सर, थोड़ा सा नीचे बोलिए तो। नो सर, सर रुक जाइए। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स के अलावा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है। यहाँ पर पीटल जहाँ लिखा है ना, फ्यूगल FUGAL, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है सर्कुलर पाथ के बाहर की ओर लगता है। जैसे इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो है टुवर्ड्स द सेंटर लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ये आउटवर्ड्स द सेंटर।
जैसे अगर दूध से मलाई निकाला जाता है, मक्खन निकाला जाता है, तो उस केसेस में वहां पर जो मशीन यूज होती है वो सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है। वो क्या करता है कि जो भारी चीजें होती है उसको दूर भेजता है, हल्की चीजें को सेंटर के पास लाता है। वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो जिसके घर वो टेबल जैसे घूमने वाला छोटा वाला टेबल जिसमें बैठते हो और वो घूमने वाला हो, बॉल बेयरिंग से जो फिट होता है, उस पर किसी को बैठा के घुमा देना दूर से, तो वो क्या होगा, वो व्यक्ति बाहर की ओर गिर जाएगा। ठीक है, रीजन इसका क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर की ओर लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि टू सेपरेट द क्रीम फ्रॉम द मिल्क सेंट्रीफ्यूगल मशीन इज यूज्ड। ठीक है, और ये मिटा दे यार। सर नीचे वाला नहीं दिख रहा। हो गया सर। अब देखो नेक्स्ट इसमें है केपलर्स लॉ। अच्छा ये बताओ कितने को मालूम है कि सैटेलाइट्स क्या होता है, स्टार क्या होता है, और इसके अलावा तुम्हारा सैटेलाइट, स्टार, प्लेनेट, ये सब अलग अलग चीजें होती है ना? यस सर। फिक्स्ड होता है, खुद का लाइट होता है और वो किसी दूसरे बॉडी के चारों ओर रिवॉल्व या रोटेट नहीं करता है। ठीक है, जबकि प्लेनेट जो होते हैं वो स्टार्स के चारों ओर क्या करता है, घूमता है। प्लेनेट क्या करेगा, स्टार के चारों ओर घूमता है। जैसे सन जो होता है ठीक है स्टार, जबकि अर्थ क्या है, इस सन का एक प्लेनेट। ठीक है, क्योंकि अर्थ क्या करती है, सन के चारों ओर घूमती है। अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड मूव करती है। इसको थोड़ा सा प्लेनेट क्या करेगा, स्टार के चारों ओर घूमेगा। और इसी तरह से मून जो है, मून ये एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट उसको कहते हैं जो प्लेनेट के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं या घूमते हैं। यानी मून क्या करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, इसलिए मून एक सैटेलाइट हो गया। जो भी सैटेलाइट्स है उनका खुद का कोई लाइट नहीं होता है, वो दूसरे के लाइट को लेकर के और तब वो शाइनिंग करते चमकते हैं। तो मून जो होता है सन का नेचुरल सैटेलाइट्स है, जबकि अर्थ के चारों ओर घूमने वाले और भी बहुत सारे बॉडीज जो है प्रोजेक्ट किए जाते हैं, जिसको हम लोग जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स या क्लोन सैटेलाइट्स कहते हैं। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऐसा सैटेलाइट होता है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है 24 आवर्स में। जबकि जो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट्स भी मतलब कई तरह के होते हैं। एक तो हमने बता दिया कि नेचुरल सैटेलाइट्स और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऐसे तुम लोग वेदर का जो भी न्यूज देखते हो, समाचार देखते हो कि हाँ क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है, नहीं होने वाली है, गर्मी पड़ेगी, तूफान आने वाला है, तो ये इनसैट करके होता है। इनसैट उस सीरीज की जितने भी सैटेलाइट्स है सब वेदर रिपोर्ट के लिए जाने जाते हैं। वो क्या करते हैं, अर्थ के चारों ओर या हमेशा जो है सबका अपना अपना ऑर्बिट है कि अर्थ के कौन कितने हाइट पर घूम रहा है, ये टिकट और रेडियस अर्थ हो गया। अर्थ सरफेस के कुछ हाइट पर घूमते रहते हैं, 500 से 800 हाइट पर घूमता है तुम्हारा पोलर सैटेलाइट। बाकी जो सैटेलाइट्स है सबका ऑर्बिट अलग अलग, सबका हाइट अलग अलग होता है। 500 से 800 किलोमीटर की हाइट पर घूमता है कौन सा, पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट ये होता है जैसे अर्थ होती है तो अर्थ का एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ऐसे ऐसे जो सैटेलाइट घूमते हैं इस टाइप से पोल की तरफ, वो तुम्हारा पोलर सैटेलाइट होते हैं। इनका टाइम पीरियड 86 मिनट से लेकर 100 मिनट तक का होता है।
जबकि मतलब एक चक्कर लगाया जाएगा 100 मिनट्स में या 85 मिनट्स में एक चक्कर लगाया जाएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक घूम जाएगा। जबकि बाकी जो होते हैं वो इस टाइप से भी घूमते हैं, ऐसे कहीं हॉरिजॉन्टली भी घूमते हैं या पूरा इसको रिवॉल्व करेंगे। तो अलग अलग सैटेलाइट्स होते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऐसा सैटेलाइट्स होता है जो कि इक्वेटर के पास छोड़े जाते हैं। इक्वेटर अर्थ का जो शेप होता है, अर्थ का शेप वो हर जगह एक जैसा नहीं है। पोल्स पर तो लोग पढ़े होंगे थोड़ा सा चपटा है, फ्लैट है। और ये इक्वेटर पर क्या है, ये जो है लेंथ 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। सर बताओ सर, ये अर्थ का जो शेप है हर जगह सर्कुलर नहीं है, पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैट है, नॉर्थ और साउथ पोल पर थोड़ा फ्लैट है। तो वैसे एवरेज जो डिस्टेंस हम लोग रेडियस मानते हैं अर्थ की, वो होता है रेडियस ऑफ अर्थ वो 64,000 यानी कि 6400 किलोमीटर की मानते हैं। लेकिन इक्वेटर लाइन जो होती है, इक्वेटर मालूम क्या होता है? इक्वेटर वाला लाइन होती है जो क्या करती है, अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है हॉरिजॉन्टली इधर से, ठीक है? तो इक्वेटर कहलाता है। ये इक्वेटर का लेंथ 6400 किलोमीटर से 21 किलोमीटर ज्यादा होती है, ठीक है? तो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि जो भी प्लेनेट्स है, प्लेनेट्स, ये प्लेनेट्स क्या करेगा, स्टार के चारों रिवॉल्व करेगा और प्लेनेट्स के चारों रिवॉल्व करेगा कौन? सैटेलाइट। तो जो सैटेलाइट्स होते हैं वो दो तरह का होता है, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। जैसे अर्थ एक प्लेनेट है और मून उसका एक नेचुरल सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट्स के अलावा, नेचुरल सैटेलाइट्स के अलावा बहुत सारे बॉडीज होते हैं, हेवनली बॉडीज हो सकते हैं या कोई बॉडी अलग से साइंटिस्ट या मैनमेड द्वारा उसको भेजा जाता है जो कि प्लेनेट के चारों रिवॉल्व करते हैं। उस सभी बॉडी सैटेलाइट कहलाते हैं। सैटेलाइट जो होते हैं मैनमेड वाले यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में अर्थ का दो बताया, एक पोलर सैटेलाइट और दूसरा बताया कौन सा, जो कि उसके हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, ठीक है, जिसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसा सैटेलाइट होता है जिसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। टाइम पीरियड का मतलब ये है कि वो अर्थ के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेता है, इसलिए उसको जियो, जीपीओ, जियो मतलब होता है अर्थ, ठीक है? स्टेशनरी या स्टेशनरी जो है, स्टेशनरी ERY वाला से लिखेंगे, ERY होता है स्टेशनरी मतलब लिखने वाली चीज होती है, कॉपी पेन इस तरह की चीजें लिखने सामग्री। यहाँ ERY स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसा सैटेलाइट होता है जिसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है और वो क्या होता है, इक्वेटर के पास से देखने पर वो हमेशा जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में स्थिर दिखता है, यानी वो लगता है कि मूव ही नहीं कर रहा। तो इस तरह से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट दो तरह का मैंने बता दिया। पोलर सैटेलाइट और ये दोनों सैटेलाइट होते हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे प्लेनेट्स के बारे में। क्यों हम लोग प्लेनेट, स्टार्स और इन तीनों के बारे में पढ़ लिए, सैटेलाइट तीनों के बारे में। तो एक साइंटिस्ट थे केपलर, क्या नाम है उसका? केपलर, ठीक है? तो ये केपलर ने क्या किया, जो भी प्लेनेट्स थे, इन प्लेनेट्स के मूवमेंट के बारे में, इनके मोशन के बारे में कुछ नियम बताए, कुछ लॉ दिए और उस लॉ को हम लोग केपलर्स लॉ कहते हैं। केपलर्स लॉ किसके रिलेटेड है? किसके रिलेटेड है? केपलर्स लॉ रिलेटेड है अबाउट द मोशन ऑफ द हेवनली बॉडी और प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट्स के मोशन के बारे में। और क्या क्या है बताते हैं। तीन लॉ ने दिया
तीन लॉ कौन कौन सा था? सबसे पहली बात लोगों ने ये बताया कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, वो सभी प्लैनेट्स क्या होते हैं? एक इलिप्टिकल पाथ पर सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। सन हमारा क्या है? सन एक स्टार है और स्टार के चारों ओर कौन घूमेगा? स्टार के चारों ओर घूमेगा प्लैनेट। तो वो जितने भी मतलब प्लैनेट्स है कहाँ घूमेगा? सभी प्लैनेट्स दिए कैलकुलस में घूमेगा। फिर से सुनो कैप्लर्स लॉ क्या कहता है। कैप्लर्स ने ये बताया कि जो प्लैनेट्स है वो क्या करते हैं, उनका मोशन कैसा होता है, किस तरह से वो मूव करते हैं, उससे रिलेटेड इन्होंने 3 लॉज दिए। 3 लॉ कौन कौन से दिए, 3 नियम कौन कौन से बताया, उस नियम को ही हम कैप्लर्स लॉ कहते हैं। सबसे पहला नियम ये बताया जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सभी सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ पर घूमते हैं। इलिप्ट पता है इलिप्ट कैसा होता है? इस तरह से, जैसे इधर से थोड़ा सा चपटा और अंडाकार सा हो, अंडा जैसा। तो इधर का थोड़ा सा पोर्शन चौड़ा दिख रहा है ना, ये चौड़ा दिख रहा है। इस चौड़े वाले पार्ट को हम लोग बोलिए एक्स एक्सिस होता है, एक्स डैश ये होता है, वाई ये होता है, इसको हम बोलते हैं इलिप्स। इलिप्स, ये इलिप्स है, ठीक है। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, मान लो ये ए है, ये ए डैश है, ये बी है, ये बी डैश है, तो ए डैश को कहा जाता है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस ये मैथ का क्वेश्चन है, क्लास 11 में पढ़ोगे, लेकिन क्योंकि ये लॉ दिया है तो इसमें समझाया है, इसलिए बता देते हैं। हम तो अपने साथ समझाएंगे, लेकिन तुम्हारा बुक की लैंग्वेज के लिए थोड़ा बताना जरूरी है। तो ये क्या नाम है, इधर जिधर की तरफ ज्यादा लेंथ होता है मेजर एक्सिस है, इधर थोड़ा सा कम डिस्टेंस है तो इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है, ये जहां पर मेजर और माइनर एक दूसरे को ये परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं उसका? सेंटर। सेंटर का कोऑर्डिनेट जैसे मैथ में पढ़ोगे तो 0 0 होता है, इसलिए यहाँ भी 0 0 होता है। सेंटर से इस मेजर एक्सिस के एक पॉइंट की डिस्टेंस होती है ए, ये स्मॉल ए। इसी तरह से इधर का डिस्टेंस माइनस का ए, साइन के साथ लिखेंगे, तो इधर आता है a, 0 और ये आता है माइनस का a, 0। मैथ में पढ़ोगे थोड़ा बहुत। इधर आता है सेंटर से b पॉइंट की डिस्टेंस b और इधर आता है माइनस। तो इस तरह से ये a डिस्टेंस इधर, a डिस्टेंस इधर, ये माइनस तो साइन के साथ लिया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, तो माइनस लिखा है। अदरवाइज a डिस्टेंस इधर है, a डिस्टेंस इधर है, तो a प्लस a ये होता है। यानी मेजर एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है वो 2a होती है, और इधर जो हो गया माइनर एक्सिस, इसकी जो डिस्टेंस या लेंथ होती है 2b होती है। मेजर एक्सिस का हाफ को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। तो जो मेजर एक्सिस है 2a, उसका अगर हम हाफ करेंगे यानी 1/2 लिया जाएगा a और ये कहलाएगा सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मतलब हाफ हो गया, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा जैसे सर्किल पढ़ते हैं, सर्किल, तो सर्किल में एक ही सेंटर होता है, यहाँ पर एक सेंटर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें फोकस दो होते हैं, फोकस। तो फोकस कहाँ होता है? ये सी से ई के बीच में एक पॉइंट होता है, फोकस एस से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो लेफ्ट साइड वाला एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फोकस कहलाता है। तो जो इलिप्स होता है, इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, और 2 फोकस, एक सिंगल होता है तो केवल हम फोकस लिखते हैं, लेकिन अगर उसका प्लूरल लिखे तो फोकाई, FOCI। जैसे रेडियस का रेडियाई होता है, रेडियाई होता है, वैसे ये फोकाई होता है। यानी कि जो भी इलिप्स होता है इसके 2 फोकस होते हैं।
तो यहाँ दो फोकस हो गया। अब इतना तो कहानी बताने का मेरा मकसद क्या था, इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं। इससे भी मेजर चीज बताया, एस और स्ट्रेस को क्या नाम दिया, एस एंड स्ट्रेस आर कॉल्ड, इसको बोलते हैं फोकाई, ऊपर लिखते हैं फोकस, आर कॉल्ड एस क्या है सर? में फोकस होते हैं। सर तो क्या किया है, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम कैप्लस का पूरा स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लो। हो जाएगा तो बताना, तुम लिख लोगे। हो गया है सर। अरे सीधा बैठ के कॉल कराया, उसको भी थोड़ा लिखना पड़ेगा, जल्दी लिखो। क्या तक लिखे, जल्दी करो। बोल के लिखा है, बोल के बोर्ड पर लिखे। सर स्कूल के बोर्ड पे लिखिए। ठीक है, फिर एक बार सुन लो हम क्या बोल रहे हैं। माइक लगा देंगे तो तुम लोग को सुनाइए नहीं देगा ना। अच्छा चलो ठीक है, बोलते हैं। सुनो, सबसे पहला तो ये है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि कैप्लर्स लॉ क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे कैप्लर्स लॉ है ना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि कैप्लर्स गिव सम लॉज अबाउट द रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट्स। ठीक है, रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट्स, दिस इज कॉल्ड कैप्लर्स लॉ। कैप्लर्स ने क्या किया, प्लेनेट के रिवोल्यूशन के लिए कुछ नियम दिए, जिस नियम को हम लोग कैप्लर्स लॉ कहते हैं। तीन नियम दिए थे, 3 लॉज दिए थे। कौन कौन से थे, उसके बाद सबसे पहला याद रखते हैं। सबसे पहला लॉ ये है, ऑल प्लेनेट्स मूव्स on the elliptical path. All planets move on the elliptical path around the sun. फर्स्ट लॉ क्या है, all planets move around the sun, sun का एस कैपिटल में लिखना, on the elliptical, elliptical path. All planets move around the sun on the elliptical path in which sun lies one of the foci. जैसे हमने बताया फोकाई ऑफ दी, नहीं
सुनो, अभी हम लोगों ने पढ़ा इलिप्स के दो फोकस होते हैं। हमने कहा कि जितने भी प्लेनेट्स होते हैं सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पर घूमता है, जिसमें से सन उस दो फोकस में से किसी एक फोकस पर लाई करता है। पहला लग समझ पाए? जैसे नहीं समझ सकते यहाँ पर हम बना दो इलिप्टिकल पाथ यहाँ फिगर है इसका जो है ना, इसका फिगर ऊपर बना देते हैं। चलो अच्छा यहाँ से लिख देते हैं। यहाँ ये फर्स्ट लॉ का हम फिगर बना रहे हैं। इलिप्स जैसा दिख रहा होगा। जहां पर हम क्या किए, इसका इलिप्स का सेंटर हो गया, यहाँ पर इसका एक फोकस, दूसरा फोकस यहाँ पे, और इधर कहीं पर हमने प्लेनेट ले लिया। ये प्लेनेट ले लिया तो ये प्लेनेट क्या करेगा, इस सन के राउंड घूमेगा। ठीक है, ये यहाँ जो लिखा है, तो इसमें से सन वहीं एक ही जगह होगा, या तो इस जगह होगा या तो इस जगह होगा, दो में से किसी एक जगह पर ये होगा। और ये हमारा प्लेनेट जो है, ये प्लेनेट है यहाँ पर, प्लेनेट ऐसे घूम रहा है, सन यहाँ पर मान